आज का टॉपिक है एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है कि भारत में एनर्जी के रिसोर्सेज कौन कौन से ऊर्जा संसाधन क्या क्या है। ठीक है। एनर्जी का जो प्राथमिक स्रोत माना जाता है, आपका जो मुख्य स्रोत होता है वो सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। ठीक, जो कि प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। अच्छा, भारत में जितने भी एनर्जीज हैं, जैसे कौन कौन सी चीज़ से एनर्जी प्राप्त होती है? कोयला हो गया, खनिज तेल हो गया। ठीक है, खनिज तेल में कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। ठीक है। इसके अलावा जैसे आपका ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। आपने जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे उस टाइम, जियोमॉर्फोलॉजी वगैरह, एनर्जी, मिनरल्स वाले चैप्टर, उस टाइम भी कोयला वाला के बारे में सब पढ़ा। बट आज जो हमें पढ़ना है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। तो अब जो एनर्जी होते हैं उनको हम दो टाइप में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है परंपरागत, कन्वेंशनल, दूसरा होता है गैर परंपरागत, नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, ये सब आपने पहले ही पढ़ा कि परंपरागत क्या होती है, जो परंपरा से हम जिनका उपयोग लगातार करते आ रहे हैं और जिनका एक समय के पश्चात उनका जो भी उत्पादन है वो खत्म हो जाएगा, मतलब वो सीमित क्षेत्र है, उनका उत्पादन क्या है, एक तरह से सीमित है। लेकिन जो गैर परंपरागत होते हैं, जो परंपरा से चली नहीं आ रही है, अर्थात उनका उत्पादन हम अभी नए तकनीकी का प्रयोग करके हम पुनः उत्पादन कर, मतलब उसका उत्पादन शुरू किए हैं, जिनके ऊपर जो परंपरा से नहीं चली आ रही है, पहले से नहीं है, उनको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल या गैर परंपरागत। ठीक है, उसी आधार पे हम प्रयोग के आधार पे देखेंगे तो जितनी भी एनर्जी होती है उनको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो नवीकरणीय होता है, एक होता है अनवीकरणीय, यानी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, नवीकरणीय का मतलब क्या है? जिसका हम रिसाइकल कर सकते हैं, पुनः चक्रण कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नवीकरणीय। और जिसका नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय, मतलब नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो आपका गैर परंपरागत है, सॉरी पहले परंपरागत देखते हैं। ऊर्जा स्रोत, दूसरा होता है गैर परंपरागत। ऊर्जा स्रोत, ठीक है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। ठीक, कन्वेंशनल में आपकी क्या चीज़ आएंगी? जो परंपरा से चली आ रही है, जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या होती है? परंपरागत। लिखना चाहते हैं ये कोयला, खनिज तेल इत्यादि। जबकि गैर परंपरागत में वे सभी ऊर्जा जो नॉन कन्वेंशनल, यानी जो परंपरा से नहीं है, जिनका प्रयोग हम तकनीकी का प्रयोग करके हम नए सिरे से कर रहे हैं। ठीक है, उनका तकनीकी का प्रयोग करके, सूर्य की ऊर्जा क्या है, सन की जो एनर्जी है, सौर ऊर्जा जिसको बोलते हैं, वो बहुत पहले तो इस्तेमाल नहीं होती थी। अब बट क्या है कि तकनीकी का प्रयोग करके हम उसका उपयोग कर रहे हैं, किया जा रहा है। प्रेजेंट टाइम हम उसका प्रयोग कर भी रहे हैं और आगे भविष्य में उसका किया जाएगा भी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं गैर परंपरागत, वो परंपरा से नहीं चली आ रही। ठीक, वो नई तकनीकी का प्रयोग करके उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे सोलर पैनल बना के हम सोलर लाइट जो आपका चलता है घर में, या सोलर कुकर हो गया, इन सब के माध्यम से हम नई तकनीकी का प्रयोग करने के पश्चात इसका हम प्रयोग कर पा रहे हैं। जो आपका क्या है, नॉन कन्वेंशनल, गैर परंपरागत, जैसे आपकी सूर्य की ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा इत्यादि। ठीक है, एक तो परंपरागत है, दूसरे क्या है, गैर परंपरागत। इसमें कुछ उदाहरण इसके अलावा जैसे इनको भी एक और आधार पर बांट सकते हैं। एक होता है नवीकरणीय, चक्रण के आधार पर देखेंगे, पुनः उपयोग के आधार पर देखा जाए तो इनको दो और भागों में बांट सकते हैं। एक तो था आपका नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल, दूसरा है आपका अनवीकरणीय। नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, इसका पुनः चक्रण हो सकता है। नवीकरणीय मतलब क्या, पुनः चक्रण हो सकता है। इनका क्या होता है, रिसाइकल नहीं होता। ठीक है, पुनः चक्रण नहीं होता। नहीं होता। नवीकरणीय में कौन कौन सी चीज आएंगी? जिसमें सूर्य की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, बायोमास, आपका परमाणु ऊर्जा। ठीक है, ये सब क्या आ जाएंगी आपकी नवीकरणीय में चली जाएंगी। अनवीकरणीय में कोयला,
पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। इसमें कौन कौन सी है? आपकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास, क्या है? बायोमास, तरंग ऊर्जा, जबकि अनवीकरणीय में तो लिखना हो तो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला इत्यादि, जिसका हम पुनः चक्र नहीं कर सकते। ठीक है, अब जिसमें हमें पहले पढ़ना है कोयला के बारे में पढ़ना है। कौन सी ऊर्जा स्रोत के बारे में पढ़ना है? कोयला। कोयला क्या होता है? कोयला का निर्माण जो होता है वनस्पतियों की एक लंबे समय ताप एवं दाब, उच्च ताप एवं दाब के पश्चात जो वनस्पतियां होती हैं वो कन्वर्ट होती हैं किसमें? कोयले में परिवर्तित होती है, जिसके लिए एक लाखों वर्ष का समय, मिलियन लाखों वर्ष का समय लगता है। कोयले के निर्माण में कितना समय लगता है? लाखों वर्ष का समय लगता है। और उसका जो निर्माण होता है कोयले का एक तरह से वनस्पतियों के द्वारा ही होता है, लेकिन उच्च ताप एवं दाब के फलस्वरूप जो वनस्पतियाँ होती हैं वो परिवर्तित होती हैं कोयले में। ठीक है, तो जो आपका कोयला होता है वो क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन होता है, उसमें कार्बन की मात्रा होती है। कोयले में क्या होता है? कार्बन की मात्रा होती है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और इसका निर्माण कैसे होता है? उच्च ताप एवं दाब के फलस्वरूप आपके कोयले का निर्माण होता है। ठीक है, इसको नवीकरणीय ऊर्जा पुनर्चक्रण हो सकता है, अनवीकरणीय ऊर्जा पुनर्चक्रण नहीं हो सकता। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, वनडे एग्जाम में या पीसीएस प्रीलिम्स में डायरेक्ट यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, पहला नंबर तो इन्हीं से पूछ दिया गया। जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत दिखाई दे रहे हैं उससे आपका किसका संबंध है? अनवीकरणीय से। ठीक है, जबकि गैर परंपरागत में क्या था? नवीकरणीय था। यही क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया कि कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। ऑप्शन में चारों यही दिए गए थे। ठीक है, उनका आपको मैच करना था कौन किसका आंसर है। नवीकरणीय को क्या बोलते हैं? परंपरागत या गैर परंपरागत? एक दूसरे के अपोजिट है, जिसमें आ लगा है उसमें गैर नहीं होगा। ठीक है, मतलब ऐसे समझ सकते हैं। इंग्लिश में ये कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, रीन्यूएबल बोलते हैं, रीन्यूएबल है। री मतलब क्या था? पुनः। न्यू मतलब नया हम बना सकते हैं, एबल है समर्थ है। जो भी चीज़ हम नया बनाने के लिए समर्थ है उसको क्या बोलेंगे? नवीकरणीय बोलेंगे। उसी में नाम लग गया मतलब अनवीकरणीय। आ वर्ड क्या होता है? जो आ उपसर्ग लगता है। आ क्या है? उपसर्ग है ना। आ उपसर्ग क्या दिखाता है? नेगेटिव चीज़ें दिखाती है, जैसे भाव, अभाव। ठीक है, सत्य का क्या होता है? असत्य। ठीक है, तो आ क्या दिखा रहा है? नेगेटिव चीजें दिखा रहा है। अगला क्या है? कोयला के बारे में पढ़ेंगे। कोयले का निर्माण कैसे होता है? वनस्पतियों का उच्च ताप एवं दाब के फलस्वरूप वो परिवर्तित होती है किसमें? कोयले में परिवर्तित होती है, जिसके लिए लाखों वर्ष का समय लगता है। समय कितना लगता है? बहुत समय लगता है, मतलब एक लंबा समय लगता है। इसीलिए उसका उत्पादन, उसको किसमें रखा गया है? अनवीकरणीय में रखा गया। कोयले को किसमें रखा गया? अनवीकरणीय में रखा गया। भारत, हम इसको पढ़ना है भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। किसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है? भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। कोल के बारे में, कोयला यानी कोल के बारे में पढ़ना है। तो भारत में जितने भी कोयले का जो निर्माण हुआ है वो गोंडवाना युगीन शैल क्रम में हुआ। किसमें हुआ? गोंडवाना युगीन शैल क्रम में हुआ। मतलब आपका 90% जो है गोंडवाना युगीन शैल क्रम में ही है। बाकी थोड़ा सा जो है वो भारत की बात करते हैं तो लगभग 90% जो कोयला है उसी में मिलता है। और कुछ कोयले का निर्माण जो है टर्शियरी युगीन में भी हुआ। टर्शियरी जो युग आता है ना आपका सेरोजोइक का, टर्शियरी काल, टर्शियरी काल में भी कोयले का निर्माण हुआ है। ठीक है, और गोंडवाना में भी आपके कोयले का निर्माण हुआ है। गोंडवाना में ही भारत का अधिकांश जो कोयले का उत्पादन होता है वो गोंडवाना क्रम की शैल, जो गोंडवाना शैल क्रम की चट्टानें हैं उन्हीं से मिलती है। जबकि टर्शियरी क्रम की जो शैल क्रम की चट्टानें हैं टर्शियरी वाली, वो आपका कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में। सबका नॉर्थ ईस्ट दिखाई दे रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जो आपका असम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, इस क्षेत्र में जो कोयले का उत्पादन होता है, अगर उनके हम समय के आधार पर देखें कि इनका निर्माण कब हुआ तो ये कौन से युग में हुआ? टर्शियरी में हुआ।
नॉर्थ ईस्ट में जो कोयले का उत्पादन होता है, वो जो कोयला प्राप्त हुआ है वो कोयला कौन से क्रम की, शैल क्रम की है, टर्शियरी युगीन। बाकी जबकि आपके पूरे भारत में अधिकांशता देखा जाएगा तो वो गोंडवाना युगीन है। ठीक है, तो कोयला का निर्माण जो है कौन कौन से शैल क्रम में पढ़ते हैं, एक तो गोंडवाना में पढ़ते हैं, गोंडवाना शैल क्रम, दूसरा जो होता है आपका टर्शियरी, टर्शियरी में, टर्शियरी शैल क्रम में पढ़ते हैं। तो ये समय के आधार पर इनको हम डिवाइड किए हैं कि कब इनका निर्माण हुआ, कोयले का निर्माण जो है कब हुआ। ठीक है, पहले तो गोंडवाना शैल क्रम और टर्शियरी। गोंडवाना शैल क्रम जो है इसको बनने में, कोयले के निर्माण में 250 मिलियन वर्ष लगा। कितना समय पहले की बात है ये, 250 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है। जब टर्शियरी वाला जो है कोयला जो बना है वो 50 मिलियन वर्ष पूर्व, 50 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक, तो समय के आधार पर इनको जो है डिवाइड करके हम दो भागों में पढ़ते हैं। आपका गोंडवाना जो क्रम की शैल क्रम है, भारत के अधिकांश क्षेत्रों में गोंडवाना शैल क्रम है, जबकि जो टर्शियरी वाला है, टर्शियरी वाला याद रखें, बाकी तो जो बचेगा सब गोंडवाना का है। ठीक है, टर्शियरी वाला में आपका क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्य। ये कहाँ से प्राप्त होती है, उत्तर पूर्वी राज्य जो है आपके, उत्तर पूर्वी राज्य, जिसमें आपका असम है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि। ठीक है, इन क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं, ये टर्शियरी करते हैं। जो गोंडवाना क्रम की शैल होती है वो अच्छे किस्म के हैं। ठीक है, वो कैसे अच्छे किस्म के कोयले होते हैं, जिसमें आपका एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, ईट वगैरह हम पढ़ते हैं। ठीक है, जबकि उसमें इसका मतलब क्या, आर्द्रता की क्या होती है, कमी होती है। उसके निर्माण में ज़्यादा समय लगेगा, 250 मिलियन वर्ष लगेगा। तो जिनके निर्माण में ज़्यादा समय लगेगा वो अच्छे कोयले होंगे। ठीक है, जैसे गोंडवाना युगीन शैल जो प्राप्त होंगी इनको भी हम कई भागों में बांट के पढ़ेंगे, 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, जिसके निर्माण में, जिस कोयले के निर्माण में कम समय लगा होगा, क्योंकि लकड़ियों से बनेगा ही, इसका निर्माण कैसे होता है, वनस्पतियों से होगा। तो वनस्पतियां अगर जब कोयले के रूप में परिवर्तित होंगी तो सबसे पहला चरण क्या होगा आपका, सबसे पहले क्या बनेगा, लास्ट मतलब कोयले के आधार पर देखेंगे तो वो कोयला जो बनेगा सबसे पहले क्या बनेगा, पीट बनेगा। कौन सा कोयला बनेगा, पीट बनेगा। सबसे लास्ट में जो सबसे अच्छे किस्म का, जो सबसे निकृष्ट किस्म का कोयला होगा, मतलब जो सबसे बेकार किस्म का कोयला है, जिसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है और आर्द्रता उसमें ज़्यादा होती है। तो जब कोई भी वनस्पति है, जब वो उच्च ताप एवं दाब के फलस्वरूप बदलती है, कोयले में परिवर्तित होती है, तो सबसे पहले क्या बनता है, पीट बनता है। कोई भी कोयला पीट बनेगा, फिर उसमें अधिक और समय लगेगा, तो पीट के बाद वो लिग्नाइट में बदलता है। फिर और जब ज़्यादा समय लग रहा है, समय के आधार पर ये कोयले का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, समय जैसे जैसे बदलता जाएगा वो चीज़ उसमें परिवर्तित होती चली जाती है। तो पीट के बाद आपका लिग्नाइट बनेगा, लिग्नाइट के बाद आपका बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइट। इसका मतलब सबसे अधिक समय किसको लगा बनने में, एंथ्रासाइट को ज़्यादा समय लगा बनने में। तो सबसे ज़्यादा जो समय जिस भी कोयले में लगेगा वो सबसे अच्छा कोयला माना जाएगा। ठीक है, जिसको बनने में कम, अगर लकड़ी है, अभी लकड़ी को जलाओ धुआं ज़्यादा निकलेगा अपेक्षाकृत, एंथ्रासाइट को जलाओ धुआं कम निकलेगा। ठीक है, तो लकड़ी तो है, जो आपकी जो वनस्पतियाँ वही तो कोयले में बनाई जा रही है। तो लकड़ी अगर थोड़ा सूख गई है तो उसमें धुआं क्या होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। कम होता है ना, कि हरी लकड़ी जलाओ और सूखी लकड़ी जलाओ, देखो उसमें धुआं हो किसमें, अब सूखी लकड़ी में तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना सूखने में, तो फिर और जो सूखा रहेगा, जो सबसे कम सूखा है वो तुरंत जल जाएगा, जल्दी अब तक उसमें धुआं उतना ही कम होता है। तो वो जो वनस्पतियाँ होती हैं, जितना ज़्यादा समय लगता है उतना अच्छा कोयले का निर्माण होता है। तो जो आपका गोंडवाना युगीन है, इसमें समय कितना लगा, 250 मिलियन वर्ष लगे। तो इसमें जो कोयले होंगे वो अच्छे किस्म के कोयले होते हैं, जबकि इसमें समय क्या, 50 मिलियन वर्ष। इसका देखो कितना, 5 गुना ज़्यादा समय इसमें लग रहा है। तो अच्छा कोयला किसमें होगा, गोंडवाना युगीन में। जबकि इसमें क्या है, टर्शियरी युग में जो शैल क्रम हो, यहाँ पे जो आपका कोयला बनेगा वो निकृष्ट किस्म का बनेगा। इसमें क्या होगा, ह्यूमिडिटी की मात्रा, आर्द्रता ज़्यादा होगी, क्योंकि आपका जो वनस्पतियाँ होती हैं उसमें आर्द्रता तो होती है, ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी उसको मतलब खत्म होने में देखा जाए तो इसमें जो आपका एंथ्रासाइट वगैरह है, एंथ्रासाइट उसमें बहुत सबसे कम होता है, जबकि पीट में जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। तो जो आपका टर्शियरी वाले हैं जो कोयले बने होंगे, ठीक है, जैसे आपका असम हो गया, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इस क्षेत्र में जो कोयला पाया जाएगा उसमें ह्यूमिडिटी की मात्रा, आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा होती है, सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए ये सबसे निकृष्ट किस्म का कोयला होता है। और आर्द्रता ज़्यादा होने से जो भी कोयला होगा उसमें राख ज़्यादा बनेगी, राख पता ना, ठीक है, ऐसा राख ज़्यादा बनेगी और
धुआं भी ज़्यादा निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे कोयले जिसमें क्या बोलते हैं ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वो धुआं और राख ज़्यादा उत्पन्न करते हैं। इसमें लिखना पहले, और गोंडवाना यूनिट को 4 भागों में बांटते हैं। लिखना तो वो लिख सकते हैं जो भी बोला। इसमें क्या होता है, अच्छे किस्म के कोयले होते हैं। सर टेस्ट में एक क्वेश्चन था, उसमें सबसे नर्म कोयला पूछना था और 4 ऑप्शन थे। पीठ होगा सर, पीठ होगा। बता रहे हैं अभी आप जस्ट उसको बाद डिस्क्राइब करो उसको, ठीक है। और इसमें धुआं वगैरह राख कम होता है। और इसमें क्या करता है टर्शियरी वाले में क्या होता है धुआं और राख आर्द्रता भी ज़्यादा होती है। इसमें लिख लो इसमें क्या आर्द्रता कम होती है और इसमें क्या होती है आर्द्रता अधिक होती है। सल्फर की मात्रा भी अधिक होती है। निकृष्ट किस्म के कोयले होते हैं। निकृष्ट किस्म के कोयले, निकृष्ट किस्म के कोयले, निकृष्ट मतलब अच्छे किस्म के कोयले इसमें नहीं पाए जाते क्योंकि इसमें आर्द्रता अधिक होती है, सल्फर की मात्रा भी ज़्यादा होती है। जिस भी कोयले में सल्फर की मात्रा अधिक होगी और आर्द्रता अधिक होगी वो कोयला कैसा होगा, निकृष्ट होगा। मतलब अच्छे किस्म का कोयला नहीं होगा। ठीक, इनके निर्माण में लगने वाले समय के आधार पे देखा जाए तो इनको भी हम 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक तो गोंडवाना इसमें होगा टर्शियरी हो गया, उसके अलावा भी इसको हम 4 भाग में बांटते हैं समय के आधार पे, जिसके निर्माण में ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है, और जिसके निर्माण में कम समय, उस आधार पे देखा जाए तो इनको 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पीठ, मतलब सबसे कम समय किसमें लगा है, पीठ। जो पीठ किस्म का कोयला होता है इसके निर्माण में क्या होता है, सबसे कम समय लगता है, ये सबसे जल्दी बनने वाला कोयला पीठ होता है, यानी इसमें आर्द्रता की मात्रा और आपका सल्फर की मात्रा इसमें सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसमें जो कार्बन की मात्रा अगर देखी जाए तो कार्बन की मात्रा भी 40% से कम होती है। 2-3 पॉइंट लिखो, निर्माण में सबसे कम समय, सबसे पहले जो बनता है कोयला वनस्पतियों की उच्च तापमान के बाद कौन सा कोयला बन रहा है, पीठ ही बनता है। ठीक है, और इसमें आर्द्रता और सल्फर की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। मात्रा अधिक होती है, इसमें आर्द्रता और सल्फर की मात्रा क्या होती है, अपेक्षाकृत अधिक होती है। और इसमें क्या बनता है, धुआं और राख जो होता है ज़्यादा करता है। धुआं और राख जो होता है इसमें क्या होता है, अधिक होता है। और क्या बोला था इसका, हाँ, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 40% से भी कम होती है। कार्बन की जो मात्रा है वो 40% से कम होती है। ठीक है, पीठ जो होता है सबसे निकृष्ट किस्म का कोयला होता है, ये भी लिखना चाहो तो सबसे निकृष्ट किस्म का कोयला कौन सा होता है, पीठ ही होता है। और इनको दहन करने पे क्या निकलता है, धुआं और राख जो है, जलाने पे इनको धुआं और राख ज़्यादा मात्रा में निकलती है। ठीक है, आर्द्रता सबसे ज़्यादा किसमें होती है, ये पूछा जाता है। आर्द्रता मतलब क्या, नमी। ठीक है, नमी,
किस में ज़्यादा होती है? पीट में होती है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे ऑप्शन में क्या दिया गया है। दूसरा क्या है? लिग्नाइट किस्म का कोयला है। जो लिग्नाइट कोयला होता है इसमें निर्माण में देखा जाए तो पीट से ज़्यादा समय लगता है। इसके निर्माण में क्या होता है? पीट से ज़्यादा समय लगता है और इसमें आर्द्रता और सल्फर की मात्रा जो होती है वो पीट के अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है, इसके अपेक्षाकृत कम होगा। कंपेयर करके हम देख सकते हैं। तीसरी चीज धुआं और राग भी इनसे तो कम ही होता है। ठीक है, किंतु किससे ज़्यादा होता है? बिटुमिनस से ज़्यादा होता है। ऐसे आप लिख सकते हैं बिटुमिनस से ज़्यादा किंतु पीट से कम होती है। इसका रंग जो होता है वो भूरे रंग का होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं भूरा कोयला बोलते हैं। ठीक है, ब्राउन कोल के नाम से इसको जाना जाता है। भूरा कोयला भी कहा जाता है। लिग्नाइट कोयला जो होता है इसको क्या बोलते हैं? भूरा कोयले के नाम से जानते हैं। और इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 40 से 55% होती है। 40 से 55% कार्बन की मात्रा होती है। कार्बन की मात्रा जिस भी कोयले में ज्यादा होगी वो कोयला कैसा होगा? अच्छे किस्म का कोयला माना जाएगा। कार्बन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, न कि आर्द्रता और सल्फर। ठीक है, सल्फर की मात्रा कम होनी चाहिए और आर्द्रता भी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है, इस आधार पे हम उसको मतलब बांट सकते हैं कि पीट हो गया फिर लिग्नाइट हो गया। और इसका देखा जाए तो सबसे फेमस स्थान है आपका तमिलनाडु का नेवेली क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? नेवेली। नेवेली नेवेली कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के नेवेली क्षेत्र जो होता है लिग्नाइट के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक, मुख्यतः ये सबसे ज्यादा एग्जाम पूछा था कि नेवेली किस लिए जाना जाता है। अच्छा, नेवेली तो कोयले के लिए जाना ही जा रहा है, बट कौन से कोयले के लिए जाना जाता है ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो कौन से कोयले के लिए जाना जाता है? लिग्नाइट। तो ये भूरा कोयला किसे कहते हैं? लिग्नाइट को ही बोलते हैं, इसके कलर के आधार पर। ठीक है, इसका कलर जो होता है ब्राउन रंग का होता है, जिस वजह से इसको क्या होते हैं? लिग्नाइट कोयला कहते हैं। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में भूरा कोयला किसे कहते हैं या नेवेली किस लिए जाना जाता है, कौन से कोयले के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ क्षेत्र है आपका राजस्थान में जहाँ पे लिग्नाइट का उत्पादन हो। राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, केरल इत्यादि। ठीक है, इन जगहों पे भी आपका उत्पादन होता है लिग्नाइट कोयले का। ठीक है, और इससे हम कंपेयर करके लिख सकते हैं इसमें क्या मतलब धुआं और राग अपेक्षाकृत कम होता है। इसके निर्माण में जो था पीट से अधिक समय लगता है। ठीक है, और आर्द्रता और सल्फर की मात्रा इसमें पीट से थोड़ा कम होती है। ठीक है, अगला था बिटुमिनस कोयला। कौन सा पहला? बिटुमिनस। अपोजिट लिखा रहा हूँ, आप हमेशा ऐसे पढ़ते थे ना, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट। तो मैं समय के आधार पे लिखा रहा हूँ किसमें ज़्यादा समय लग रहा है, किसमें। उसके बाद समय और आगे बढ़ते जैसे एंथ्रासाइड पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे समय और ज़्यादा लगेगा, उस आधार पे हम डिवाइड करके बता रहे हैं। ठीक, कार्बन की मात्रा के आधार पर देखते तो हम और वही क्रम लिखते हैं। ठीक, तो पहले एंथ्रासाइड स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्या है? बिटुमिनस। अगला है बिटुमिनस। बिटुमिनस में क्या होता है? कार्बन की मात्रा जो होती है ज़्यादा होती है। इसमें क्या होती है? कार्बन की मात्रा जो होती है अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। इसमें इसके निर्माण में लगने वाला समय, ठीक है, ये निर्माण में लगने वाले समय के आधार पर ही इनका नाम दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नाम नहीं है कि स्पेशल उस चीज़ का यही नाम होना चाहिए था। जिसमें ज़्यादा समय लगा है उसको हम क्या किस नाम से बुला रहे हैं? बिटुमिनस के नाम से बुला रहे हैं। जिसमें निर्माण में कम समय लगा है उसको हम क्या बोलते हैं? पीट बोल रहे हैं। जिसके निर्माण में ज़्यादा समय लगा है उसको हम सबसे ज़्यादा समय लगा उसको क्या बोलेंगे? एंथ्रासाइड बोलेंगे। ठीक है, और इसमें बिटुमिनस में क्या होता है? एक तरह से व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए, अच्छा, भारत के अधिकांश क्षेत्र में इसका उत्पादन हो रहा है। जो बिटुमिनस कोयला होता है भारत के अधिकांश क्षेत्र में जो आपका 90% जो क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कोयले का उत्पादन हो रहा है कौन सी कोयला होती है? बिटुमिनस कोयले का ही होता है। और जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह चल रहे हैं भारत में उसमें कौन से कोयले का इस्तेमाल किया? बिटुमिनस कोयले का ही इस्तेमाल किया है। कोई ज़्यादा मात्रा में इसी का उत्पादन हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं ये एक तरह से लोकप्रिय कोयला है। भारत में क्या है? लोकप्रिय का मतलब ज़्यादा मात्रा में जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पूछा भी गया शायद एसएससी वगैरह में कि कौन सा कोयला है जिसे हम लोकप्रिय कोयले के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कौन सा? बिटुमिनस। और तो कौन सा, और एक क्वेश्चन ऐसा और पूछा गया था कि कौन सा कोयला जो व्यावसायिक दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। व्यावसायिक मतलब इंडस्ट्रियल। ठीक है, व्यावसायिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कौन सा कोयला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? बिटुमिनस कोयला, क्योंकि इसकी उत्पादन जो है भारत में सर्वाधिक मात्रा में हो रही है। तो जिसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होगा व्यवसाय में उसका ही मतलब इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए लैंग्वेज के आधार पे, मतलब प्रयोग के आधार पे, कि कौन सा कोयला जो तो सबसे लोकप्रिय कोयला है या कौन सा कोयला जिसे हम व्यावसायिक कोयला के नाम से जानते हैं। तो कौन सा कोयला है आपका? बिटुमिनस। इसके निर्माण में भी एंथ्रासाइड से तो कम समय किंतु पीट और लिग्नाइट से ज़्यादा समय लगा। और भारत के अधिकांश क्षेत्र में
ठीक है, जो आप पढ़ते हैं हमेशा, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, इसके जो भी क्षेत्र आप पढ़ते हैं उड़ीसा वगैरह के, उसमें सबसे ज़्यादा जो कोयला बनता है वो कौन सा कोयला होता है? बिटुमिनस ही होता है। इसमें ना पहले निर्माण में लगने वाला समय पीट व लिग्नाइट से ज़्यादा, किंतु एंथ्रासाइट से कम समय। निर्माण में समय के आधार पर लिख लेना हो। और देखा जाए तो ये मध्यम किस्म का कोयला होता है, मतलब लिग्नाइट से उत्तम किस्म का होता है। किससे होता है? लिग्नाइट से जो होता है उत्तम किस्म का कोयला, यानी एंथ्रासाइट से कम होता है। ये भी आप लिख सकते हो कि इसकी जो क्वालिटी होती है वो एंथ्रासाइट से कम होती है, किंतु लिग्नाइट और पीट से ज़्यादा अच्छी होती है। और इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है, कितना लिखे थे? 55 तक लिखे थे ना उसमें, कितना 40 से 55। इसका जो होगा उससे ज़्यादा होगा, तो 55 से बढ़ा दो 80 तक चले जाएंगे। कार्बन की मात्रा कितनी होती है इसमें? जो कार्बन की मात्रा होती है वो 55% से 80% तक होती है, ठीक है। और ये भारत के अधिकांश क्षेत्रों, लगभग भारत के 80% क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जा रहा है। भारत के 80% क्षेत्रों में उत्पादन, मतलब जितना भारत में कोयले का उत्पादन हो रहा है टोटल का कितना 80% जो कोयला है वो कौन सा कोयला है? बिटुमिनस कोयला होता है। बिटुमिनस कोयला जो होता है भारत के टोटल कोयले के उत्पादन का 80% होता है। और भारत के अधिकांश क्षेत्र, जिसमें आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हो धनबाद, झरिया, ठीक है, तलचर, उमरिया इत्यादि, सिंगरैनी और सिंगरौली, ठीक है, उदाहरण के रूप में आप इसको लिख सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में बिटुमिनस कोयले का उत्पादन हो रहा है। अभी क्षेत्र लिखवाऊंगा उसमें हो जाएगा, ठीक। और ये सब कोयला कौन से क्रम के हम पढ़ रहे हैं? गोंडवाना साइड क्रम के पढ़ रहे हैं। आगे ध्यान देना। अगला जो है एंथ्रासाइट है, लास्ट वाला कौन सा? चौथा, एंथ्रासाइट। अब सल्फर उल्फर और ह्यूमिडिटी कम होती चली जाएगी ना समय के आधार पर, तो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अब इसमें क्या होगा? इसमें भी सल्फर और ह्यूमिडिटी सबसे कम होती है। इसमें लगने वाला समय जो होता है सबसे अधिक होता है, सर्वाधिक समय। सबसे उत्कृष्ट किस्म का जो कोयला ये होता है, उत्कृष्ट निकृष्ट नहीं, सबसे अच्छा किस्म का कोयला जो होता है कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 80% से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं कौन कौन सा सबसे उत्कृष्ट किस्म का कोयला है? उत्कृष्ट किस्म का कोयला है। कार्बन की मात्रा जो होती है इसमें सर्वाधिक होती है। कार्बन की मात्रा 80% से भी अधिक होती है। 80% से अधिक। आर्द्रता और सल्फर सबसे कम। इसका उत्पादन जो होता है ये जम्मू कश्मीर का आपका एक रियासी क्षेत्र होता है, रियासी जिला है जम्मू कश्मीर में। वहाँ पर उत्पादन क्षेत्र है। उत्पादन क्षेत्र कौन सा? जम्मू कश्मीर का रियासी क्षेत्र में जो एंथ्रासाइट का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो अब अगर कंपेयर करके चारों के बारे में पढ़ेंगे तो आसान हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सारे पॉइंट उत्कृष्ट किसका कोयला कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा, किसमें सल्फर की मात्रा कम होगी ज़्यादा होगी। अगर एक का भी हम पढ़े रहेंगे तो उसी के क्रम में असेंडिंग या डिसेंडिंग में चलेंगे तो आराम से सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बट इनका क्रम याद रखना बस जरूरी है। अगर आपको क्रम याद रहेगा चारों कोयले का तो फिर इसकी क्वालिटी लिखने में ज़्यादा आसानी होगी, सबके बारे में लिखना आसान हो जाएगा, ठीक है। सबसे अच्छा जो होता है वो एंथ्रासाइट है, उसके बाद आपका बिटुमिनस है,
फिर लिग्नाइट है, फिर पीट है। भूरा कोयला किसे कहते हैं? लिग्नाइट को। नवेली क्षेत्र कहाँ पे है? कौन से कोयले के उत्पादन के लिए जाना जा रहा है? और रियासी क्षेत्र जम्मू कश्मीर में, और किस लिए जाना आता है? एंथ्रासाइट। ठीक है, अब इनके उत्पादन क्षेत्र के आधार पर देखा तो कुछ नदी घाटियां हैं, ठीक है, जहाँ पे कोयले का उत्पादन ज्यादा मात्रा में किया जाता है। अगर नदी घाटियों के आधार पर देखा है तो एक सबसे प्रमुख नदी घाटी है आपका दामोदर नदी घाटी, जो कोयले क्षेत्र के कोयला उत्पादन के लिए कोयला का क्षेत्र है। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र अगर पूछा जाए, कोयला क्षेत्र पूछा है, ध्यान देना, कोयला क्षेत्र अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? दामोदर नदी घाटी जो है, यहाँ पे जो कोयले का उत्पादन होता है, मतलब कोयला क्षेत्र जो होता है, उत्पादन नहीं, कोयला क्षेत्र जो है सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र ये है। किंतु अगर माइनिंग के आधार पर देखा है, खनन के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र होता है वो आपका कौन सा होता है? झरिया होता है। माइनिंग के आधार पर सबसे ज़्यादा उत्पादन, अगर माइनिंग खनन कहाँ पे किया जा रहा है तो उस आधार पर हम बोलते हैं झरिया जो है आपका सबसे बड़ा खनन क्षेत्र है, वहाँ से कोयले का उत्पादन होता है। तो नदी घाटी के आधार पर देखते हैं तो कुछ नदी घाटी है, जिसमें आपका दामोदर नदी घाटी है। ये पूछा भी जाता है कौन कौन सी नदी घाटी में कोयले का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। एक तो दामोदर नदी घाटी, दूसरा है महानदी घाटी, सोन नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, और आपका वर्धा नदी घाटी। ठीक है, ये 5 नदी घाटी है कोयला उत्पादन क्षेत्र में। कोयला क्षेत्र है सर, ठीक। नदी घाटियों के आधार पर पूछा जाता है, ऑप्शन देके पूछ देंगे, उसमें से कोई 2 अलग नदी घाटी दे देंगे, ठीक, 1 या 2 पूछ लेंगे कौन कौन सी नदी घाटियों में कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो कौन कौन सी है? दामोदर नदी घाटी, महानदी है, सोन नदी घाटी है, गोदावरी है, वर्धा नदी घाटी है। अब दामोदर नदी घाटी, इन सभी घाटियों में देखा है तो सबसे ज़्यादा जो कोयले का उत्पादन हुआ है या होता है वो कौन सा कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा है? दामोदर नदी घाटी। तो ये अलग से भी पूछ सकते हैं कि कौन सा कोयला क्षेत्र नदी घाटियों के आधार पर सबसे बड़ा है, तो कौन सा? दामोदर नदी घाटी, ठीक है। इसी दामोदर नदी घाटी में अच्छा कौन कौन से जिले आएंगे आपको पता है? इसमें आपका झारखंड आएगा और पश्चिम बंगाल आएगा। जब दामोदर नदी घाटी का हम क्षेत्र बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र होते हैं आपके? झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसमें अगर अभी आगे लिखते हैं फिर से, ठीक है। तो इसमें देखो झारखंड का जो क्षेत्र होता है आपको बड़ा धनबाद है, बोकारो है, झरिया है, गिरिडीह है, करणपुरा है, रामगढ़, कुछ ऐसे क्षेत्र है, मैं लिख पाता हूँ इसको, ठीक है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कोयले का उत्पादन होता है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है? कोयले का उत्पादन होता है। तो कोयले के उत्पादन के जो क्षेत्र होते हैं, जो भी लोकेशन मैंने बोले, चाहे रामगढ़ हो, गिरिडीह हो, ठीक है, करणपुरा हो, या आपका धनबाद और बोकारो और झरिया, ठीक है, ये सभी क्षेत्र जो होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से क्षेत्र कोयले के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं या कौन से राज्य में ये क्षेत्र स्थित है, ऐसे करके पूछ सकते हैं, ठीक है, दोनों तरह से। और अगला जैसे दामोदर नदी का क्षेत्र कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में भी है, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में भी है। तो जहाँ भी कोई नदी घाटी होगी वहाँ कोयले का उत्पादन होगा। तो पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्र है रानीगंज, क्या नाम है? रानीगंज। यहाँ भी कोयले का उत्पादन होता है, जो नदी कौन सी नदी घाटी में आता है? दामोदर नदी घाटी में आता है, ठीक है। तो दामोदर नदी घाटी में हम 2 राज्य पढ़ते हैं, झारखंड और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र होता है रानीगंज, तो ध्यान से सुन लो, उसको आगे लिखवाते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है रानीगंज, ठीक है। रानीगंज में ही अगर उत्पादन माइनिंग देखा जाए तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ पे हुई थी? क्वेश्चन ये है, ठीक है, वो रानीगंज से हुआ था। 1774 में अंग्रेजों द्वारा भारत में सबसे पहले कोयले की माइनिंग की शुरुआत की गई थी। जो कोयले का खनन हो रहा है, कोयले का खनन सबसे पहले अगर शुरुआत देखा जाए तो कहाँ से हुआ है? रानीगंज हुआ है। ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन। सबसे पहला उत्पादन मतलब खनन सबसे पहले कहाँ हुआ था कोयले का? तो रानीगंज से हुआ था, 1774 में हुआ था, जो कि कौन से राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसको याद रखना, रानीगंज डायरेक्ट में पूछा जाता है कौन से राज्य में है, ठीक, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद जो झारखंड का बताया उसमें क्या था? धनबाद था, बोकारो है, झरिया है, करणपुरा है, गिरिडीह है, इत्यादि क्षेत्र है, ठीक है, चंद्रपुरा भी है, ठीक। और बस इतना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर झारखंड में देखा, अभी झरिया बताया, झरिया के बारे में क्या बताया था? 2 पॉइंट। एक तो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र में देखते हैं तो दामोदर नदी घाटी बोल रहे हैं, लेकिन कोई अगर विशेष क्षेत्र देखें, क्योंकि दामोदर नदी घाटी में तो 2 राज्य पूरे आ रहे हैं,
दो राज्यों में देखा जाए तो कौन कौन से राज्य है आपका, पश्चिम बंगाल आ रहा है और झारखंड। और झारखंड में भी एक क्षेत्र है, मतलब लोकेशन है जिसका नाम झरिया है। सबसे ज़्यादा कोयले का खनन जो होता है वो कहाँ से होता है, झरिया से होता है। तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछा रहा है कौन सा कोयला क्षेत्र, मतलब कौन सा ऐसा कोयला क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा खनन हो रहा है, तो वो क्षेत्र क्या होगा आपका, झरिया होगा। कि सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है नदी घाटी के आधार पे, दामोदर। तो आंसर बदल जाएगा, ठीक। अगला क्या आपका, महानदी है। महानदी वाले क्षेत्र में क्या क्या आता है, छत्तीसगढ़ आता है और उड़ीसा आता है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। उड़ीसा में कुछ क्षेत्र हैं जैसे आपका तलचर है, ठीक है, रामपुर है, तलचर रामपुर, ये उड़ीसा के क्षेत्र होते हैं। अभी लिखवाऊंगा सब, ठीक है, एक बार सुनो। उड़ीसा में जो तलचर है, रामपुर है, यहाँ पे तलचर और रामपुर, ये डायरेक्ट भी पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन, आप देखेंगे पीवाईक्यू में लिखा रहता है तलचर कौन से क्षेत्र में है या किस चीज़ के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो ये सब किसके लिए है, कोयले के उत्पादन के लिए, तलचर रामपुर। उसके अलावा एक चिरमिरी है, सॉरी संबलपुर है, सुंदरगढ़, ठीक है, संबलपुर और सुंदरगढ़। संबलपुर भी वही है ना, ठीक, संबलपुर और सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ भी पढ़े होंगे आप, सुंदरगढ़, ठीक है, मैग्नीज के उत्पादन के लिए आप पढ़ते थे। तो सुंदरगढ़, संबलपुर, रामपुर, तलचर, ये सब जो होते हैं कहाँ पे है, उड़ीसा में है, जो महानदी बेसिन में आएंगे, ठीक। और इसके अलावा जो आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ भी आता है महानदी घाटी बेसिन में। तो छत्तीसगढ़ के कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पे उत्पादन होता है, जैसे आपका विश्रामपुर है, चिरमिरी है, ठीक है, विश्रामपुर, चिरमिरी इत्यादि, ठीक है, जो आपके महानदी घाटी के अंतर्गत ही आते हैं। तीसरा जो सोन नदी घाटी है, सोन नदी घाटी कहाँ पे होगा, सोन नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। यानी आपको कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं, मध्य प्रदेश, और इसमें कौन सा क्षेत्र आता है दूसरा, उत्तर प्रदेश में। तो सोन नदी घाटी का क्षेत्र कहाँ पे है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र जो होंगे वो सोन नदी घाटी में हम पढ़ेंगे, अभी आगे लिखवाऊंगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का हम पढ़ते हैं सिंगरौली, जो आपका सोनभद्र जिला, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, उसका एक क्षेत्र है सिंगरौली। सिंगरौली मध्य प्रदेश और सोनभद्र में, सोनभद्र दोनों में फैला, मतलब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में फैला हुआ सिंगरौली। जब भी ऑप्शन में क्वेश्चन अगर सिंगरौली दिया जाता है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चूज करते हैं कि उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है या मध्य प्रदेश, क्योंकि वो सिंगरौली क्षेत्र जो है काफ़ी बड़ा है। मुख्यतः देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश में ही आता है। सिंगरौली क्षेत्र जो आपका सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सिंगरौली कहाँ पे, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्र है। यहाँ पे कोयले का माइनिंग हो रहा है, खनन होता है, जो मध्य प्रदेश के साथ में भी मतलब उसका लोकेशन शेयर होता है। तो ऑप्शन जैसा रहता है उसी हिसाब से हम उसका आंसर लगाते हैं। एक सिंगरौली होता है, एक सिंगरैनी होता है, इसमें कंफ्यूजन होता है, और इसको रट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंगरौली और सिंगरैनी या सिंगरेनी, सिंगरेनी या सिंगरैनी बोलते हैं, ठीक है। ये क्षेत्र मतलब कंफ्यूजन दोनों में दूर कर रहा हूँ कि दोनों मिलते जुलते हैं, सेम सेम दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। सेम सेम है तो कंफ्यूजन ज़्यादा होगा ना क्रिएट यहाँ पे। जो आपका सिंगरौली होता है ये कहाँ पे है, यूपी में स्थित है, यूपी व एमपी अगर मान लो लिखा है। जबकि सिंगरैनी जो होता है आपका तेलंगाना में है। कहाँ पे, तेलंगाना में। तो हमेशा एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए पूछा जाता है सिंगरौली और सिंगरैनी में अंतर, ठीक है। जब सिंगरैनी पढ़ेंगे तो कौन सी घाटी पढ़ेंगे, गोदावरी नदी घाटी में। सिंगरैनी जो आता है कौन सी नदी घाटी में आता है, गोदावरी नदी बेसिन में आता है। जबकि आपका सिंगरौली जो होता है वो आपके सोन नदी घाटी में आता है, ठीक। और सोन नदी घाटी में एमपी पड़ रहे हैं। एमपी में 2-3 लोकेशन और है, जैसे एक तो उमरिया है, सुहागपुर है। उमरिया और सुहागपुर जो होता है ये एमपी के कुछ क्षेत्र है जहाँ पे कोयले का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, विशाल लिखवा रहा हूँ। इस बार गोदावरी में क्या है आपका सिंगरैनी है, जो कि तेलंगाना वाले क्षेत्र में है, सिंगरैनी। और सिंगरैनी के अलावा यहाँ पर और जैसे वारंगल है, खम्बम है, करीमनगर इत्यादि जो कोयले के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। खम्बम, करीमनगर, वारंगल और सिंगरैनी, ये कौन सी नदी घाटी में आते हैं, गोदावरी नदी घाटी। लोकेशन के आधार पर इन 5 नदियों के आधार पर हम सारे लोकेशन जो रटते हैं ना वो इन्हीं के आधार पर हम याद कर सकते हैं। जिसमें आपको बताया था दामोदर में आप झारखंड का और पश्चिम बंगाल देखते हैं, महानदी में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का पढ़ते हैं, सोन नदी में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश देख रहे हैं, गोदावरी नदी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला क्षेत्र देखते हैं, जिसमें आपको वही क्या नाम बताया था, करीमपुर हो गया, खम्बम हो गया, वारंगल और सिंगरैनी। वर्धा वाला क्षेत्र जो है आपका महाराष्ट्र में चंद्रपुर वगैरह का लोकेशन होता है, वर्धा नदी वाला, तो उस क्षेत्र में वर्धा किसकी साइड नदी है, गोदावरी की साइड नदी। तो वर्धा नदी घाटी जो है वहाँ पे भी कोयले का उत्पादन होता है। एक क्षेत्र है चंद्रपुर करके जो महाराष्ट्र में स्थित है, जहाँ पे कोयले का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। कुछ नदी घाटियाँ जिनके आधार पर हम करते हैं। अब लोकेशन के आधार पर पहला लिखना, ये तो समझ आ गया ना कौन कौन से राज्य किसके अंतर्गत आएंगे। अब एक एक राज्य का बताओ, ठीक है। पहला लिखना झारखंड, कौन सा राज्य है, झारखंड।
झारखंड में कौन कौन से क्षेत्र हैं? झरिया, झरिया, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, गिरिडीह, और कुछ है? रामगढ़, गिरिडीह, ठीक है भाई, चलो करणपुर, अभी करणपुर। दूसरा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में आपका रानीगंज, मुख्यतः कौन सा? रानीगंज, जो इसके लिए जाना जा रहा है। और ये दोनों कौन से नदी घाटी में आते हैं? दामोदर नदी घाटी में, ठीक। अगला जो है महानदी वाले से उड़ीसा का देखते हैं। उड़ीसा में आपका है कल्चर और रामपुर, संबलपुर, सुंदरगढ़, छत्तीसगढ़, इसमें कोरबा, कोरबा, विश्रामपुर, कोरबा, विश्रामपुर, सोनहत और झिलमिल। कोरबा, ये इंपॉर्टेंट ही लिखा है, ठीक है, इसको भूलना मत। विश्रामपुर, सोनहत और झिलमिल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से पूछे जाएंगे कोयला क्षेत्र, तो इसके बाहर आना भी नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा कौन सा था? अच्छा, ये दोनों कौन सी नदी घाटी में आते हैं? महानदी वाले क्षेत्र। तीसरा अपना सोन नदी वाले में, एक तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। एक तो दोनों का कॉमन क्षेत्र सिंगरौली आता है, ठीक है, दोनों के क्षेत्र में आता है सिंगरौली। जो कि सोनभद्र में स्थित है। कहाँ पे? सोनभद्र। यहाँ पे हम सिंगरौली लिख सकते हैं, इनका भी सिंगरौली क्षेत्र आता है। इसके अलावा जो दो और क्षेत्र लिखा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है उमरिया और सुहागपुर, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उमरिया और सुहागपुर, सुहागपुर, उमरिया, ठीक ठीक। ये सिंगरौली की बात क्या है? उमरिया, उमरिया, उमर, ठीक, उमरिया और सुहागपुर, ठीक। इसमें झारखंड वाले और ऐड कर सकते हैं, डाल्टनगंज भी, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। डाल्टनगंज, ठीक है, कर सकते हैं बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं। मोस्टली जो पूछा जाएगा आपसे झरिया पूछा जाता है, रामगढ़ हो गया, बोकारो हो गया, बहुत ज़्यादा गिरिडीह पूछनी होती है, ठीक है। और इसमें जो आपको पूछा जाता है सबसे ज़्यादा वो तलचर पूछा जाता है, ठीक है। इसमें कोरबा भी पूछा जाता है, सोनहत भी पूछा जाएगा, विश्रामपुर भी पूछा जाता है, सिंगरौली तो पूछा ही जाएगा, सुहागपुर भी पूछा गया है एग्जाम में, उमरिया भी पूछी गई है, ठीक है। तो जो पूछे गए हैं उसको जरूर याद रखना। जब आपसे बोला था लौ अयस्क क्षेत्र, कोयला, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भूल कर भी नहीं भूलना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप थोड़ा बहुत भूल भी जा रहे हो तो चलेगा, लेकिन भूलना तो कुछ भी नहीं है,
बट इन दोनों को आप याद कर लो अच्छे से, क्योंकि अगर क्षेत्र पूछे जा रहे हैं लोकेशन खनिज के आधार पे, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, लॉ-एस्क और खनिज से, लॉ-एस्क से और कोयला क्षेत्र से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको देख लेना अच्छे से। अगला एक कौन सा है? उड़ीसा। ये कौन सा क्षेत्र आता है? सोन नदी घाटी आता है। सोन नदी घाटी क्षेत्र, ठीक है। आपने दोनों जगह सिंगरौली लिख दिया है। सिंगरौली तो है दोनों क्षेत्र में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। सिंगरैनी वो तो तेलंगाना का क्षेत्र है ना, इसको याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भूलना मत। अगला है आपका आंध्र प्रदेश, मतलब तेलंगाना से। क्या है? तेलंगाना में कौन सा? सिंगरैनी। सिंगरैनी और कांतापल्ली एक है क्षेत्र है। आप सिंगरैनी याद रखना, मोस्टली ये पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा तेलंगाना से, ठीक है। महाराष्ट्र में लिखना, वर्धा वाला जो क्षेत्र आएगा महाराष्ट्र। ये सिंगरैनी की बात क्या लिखना? ये कांतापल्ली, ठीक है। और वो वर्धा वाले क्षेत्र में जो होगा चंद्रपुर। कौन सा है महाराष्ट्र में? कौन सा है? छत्तीसगढ़ में भी है ना? छत्तीसगढ़ में चंद्रापुर। और फिर उदयपुर वो भी छत्तीसगढ़ में मिलता है और राजस्थान में भी मिलता है। देखो लोकेशन बहुत सारे हैं छोटे छोटे, तो कोयला उत्पादन क्षेत्र लगभग 90% कोयला जो है कि भारत के अधिकांश क्षेत्र में होता है। और एक तो बहुत सारे लोकेशन है जो आपको मुख्यतः है, मैं वो लिखवा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो बाकी रहेंगे आप उसको देख लेना, ठीक है। और तमिलनाडु में कौन सा? तमिलनाडु में आपको नेवेली क्षेत्र याद रखना, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर का रियासी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है? रियासी। असम में एक क्षेत्र है जिसका नाम है माकुम। असम में कहाँ होता है? माकुम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माकुम याद रखना, ठीक है, पूछा जाता है माकुम। ठीक है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल सब कहोगे, ठीक। और उसमें सबसे पुराना, अच्छा सबसे पुराना सबसे बड़ा कौन है? सबसे पुराना कौन सा कोयला क्षेत्र है? रानीगंज है। और सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? खनन के आधार पर दामोदर नदी घाटी में तो सबसे बड़ा ओवरऑल देखा है, सबसे ज़्यादा लोकेशन वहीं के मिल रहे थे इस सदर में। और उसमें भी अगर किसी एक विशेष क्षेत्र की बात करेंगे तो झरिया, सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र जो आपका झरिया है। और सबसे पुराना जो है कौन सा है? रानीगंज, ठीक। और नदी घाटी के आधार पर देखा जाए सबसे बड़ा कौन सा होता है? दामोदर नदी घाटी, ठीक है। 3 मार्क का क्वेश्चन। हाँ, ये कांतापल्ली आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि अब तेलंगाना आंध्र प्रदेश बदल गया है, तो कांतापल्ली वर्तमान में कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। इसको आंध्र प्रदेश में डाल सकते हैं, तेलंगाना के साथ नहीं लिखेंगे, आंध्र प्रदेश। इसलिए लोकेशन तो बदल गया पूरा, पुराने डेटा में वही लिखा है माकुम। माकुम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, पूछा जाता है। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया। सबसे पुराना कोयला क्षेत्र रानीगंज। सबसे पुराना रानीगंज, ठीक है। माकुम। और क्या बोल रहे थे सब बीच में? ठीक है, इतना कर लेना, इसको बंद करो फिर आगे। धन्यवाद।